नमस्कार, मैं हूं शकुन रघुवंशी और आप देख रहे हैं वाइट प्रिंट हिंदी। आज आपका साबका करा रहे हैं एक ऐसे शिक्षाविद से जो पेशे से इंजीनियर लेकिन देश का भविष्य गढ़ने में लगा हुआ है। उन्हीं से जानेंगे कैसे बच्चों का व्यक्तित्व निखारने में लगे हुए हैं और उस व्यक्तित्व का इस देश, भारत और दुनिया को क्या लाभ मिलने वाला। बिल्कुल भी समय ना लेते हुए आपका बहुत बहुत स्वागत है उदम जी। धन्यवाद शकुन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये जो सैनिक पब्लिक स्कूल बनाया है उसको देखते हुए ऐसा लगता है जैसे आप मिलिट्री स्कूल्स में ट्रेनिंग, एडमिशन के लिए ट्रेनिंग कराते हो या मिलिट्री में जाने की ट्रेनिंग कराते हो। ट्रेनिंग हम अभी तक नहीं करा पाए हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है। सैनिक स्कूल अपने आप में एक ऐसा स्कूल है जो भविष्य का निर्माण करता है। इसका नाम सैनिक होने के पीछे एक बड़ी लंबी कहानी है। हमारे दादाजी आदरणीय श्री सूबेदार मेजर सुमेधाराम सेकेंड वर्ल्ड वॉर फ्रीडम फाइटर रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं इनके विषय में थोड़ा बता दूं। जब इन्हें इंडिया का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड मिला, यानी कि इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट जी, उस समय वो किसी भी इंडियंस को दिया जाने वाला सबसे बड़ा गैलेंट्री अवार्ड। और फिर 48 में उनका रिटायरमेंट भी हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ उन्होंने जो मतलब कहेंगे कि गोवा का फ्रीडम था, जो पुर्तगालीज को आउट करना था, जो रियासतों को एक साथ जोड़ना था, तो जो आर्म फोर्स में उनकी जिम्मेदारी लगी वो भी उन्होंने पूरी की। एक उम्र की वजह से और साथ के साथ मैं कहूँगा उनके एक मन में एक थोड़ी कहीं ना कहीं एक हिचकिचाहट, मैं कहूँगा एक दर्द था इनके मन में, जो उन्होंने मेरे पिताजी के साथ शेयर किया कि शायद मैं पढ़ा होता, क्योंकि वो पढ़े हुए नहीं थे। वॉर स्किल्स काफ़ी अच्छी थी, इसलिए उनको मेडल मिले। क्योंकि एक सिपाही में कहते हैं ना कि वॉर स्किल अच्छी होती है, योद्धा होता है, तो उसको वो मेडल तो मिले, लेकिन रैंक आगे नहीं जा पाए। सिर्फ ऑनररी सूबेदार मेजर रिटायर है। उनके मन में एक थोड़ा सा ये था कि हमारे शैम मारिक शाह जनरल रहे हैं, उनको मिलिट्री क्रॉस मेडल है, उससे ऊपर 2 मेडल और हैं, IDSM और IOM, मेरे दादाजी के नाम के आगे लिखे हुए। तो शायद मुझे भी आगे रैंक मिलती। तो वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनके मन में एक थोड़ी चिंता रहती थी। तो उन्होंने अपने अंतिम समय में मेरे आदरणीय फादर साहब श्री प्रेम सिंह अधाना जी के साथ अपना डिस्कशन किया कि बेटा मेरा तू एक काम करना, बेटा पिता जैसे बोलता है तू कहते बेटे से बोला कि मेरे बाद ना एक गाँव में मेरे स्कूल खोलना, मेरे गाँव के बच्चे पढ़ जाए। तो ये उनके मन में एक चिंतन था। तो फिर उनकी पहली पुण्यतिथि पर मैं लगभग 2 साल का था, तो हमने पहले स्कूल का निर्माण किया मेरे फादर साहब ने, जिसका नाम था सुमेधाराम मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मैं उसका पहला स्टूडेंट रहा हूँ। अरे वाह, कमाल कर दिया। तो मतलब आपके दादाजी ने जो है ये तो कहेंगे कि देश की रक्षा का उनको भान था कि एक देश की रक्षा देश के नागरिक को करनी है, लेकिन उन्हें यह भी भान था कि बिना एजुकेशन के मनुष्य उतना नहीं पा सकता जितना कि वो लायक भी है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो उन्होंने आप लोगों को, आपके परिवार को, अपने परिवार को एजुकेशन को बढ़ाने का मंत्र दिया और उसके बाद आपके पिताजी ने उसको अंगीकार स्वीकार भी किया और पहला स्कूल की नींव रखी। आप तो इंजीनियर बन गए थे, आप कैसे आ गए थे? मैं तो स्कूल का एक्चुअल कहते हैं ना, पहली जो नींव है स्कूल की वो ईंट से रखी जाती है, लेकिन विद्यार्थियों से बिना स्कूल अधूरा है। तो मैं अपने उस स्कूल का पहला विद्यार्थी रहा हूँ और उस समय 5th और 8th में पहला मेरिट होल्डर भी मैं रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं वो जुड़ाव स्कूल से था। फादर साहब हमारे एक अच्छे सोशलिस्ट वर्कर भी रहे हैं, इंडस्ट्रिस्ट भी रहे हैं। उनकी एक प्रिंटिंग प्रेस मैन्युफैक्चर करने की मशीन की एक फैक्ट्री हुआ करती थी। तो हम तो अक्सर उस मशीन, जब वो हमारी ट्रांसपोर्ट होती थी तो वहाँ पर हमें फोटो क्लिक करने के लिए मौका मिलता था, हम उसके आगे खड़े होते थे। स्कूल हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट चलता था, एज ए सोशल कॉस्ट। तो 98 तक ऐसा ही चला। फादर साहब फैक्ट्री चलाते थे, फैक्ट्री से स्कूल के मैक्सिमम इनकम एक्सपेंसेस बेयर आउट होते थे, क्योंकि वो सोशलाइट बहुत थी। लेकिन 98 में उन्हें अचानक कुछ ऐसा सामना करना पड़ा, तो फैक्ट्री लॉस में हो गई। तो उन्होंने भी उस लेगेसी को आगे फॉरवर्ड करने के लिए, जब उन्होंने सब कुछ त्याग दिया उस धोखे के बाद, जो कहते हैं कुछ लोगों ने उसको गलत फ़ायदा उठाया, करप्शन किया, फंड्स लेके इधर उधर गायब हो गए सेल्स में, तो उन्होंने मेरे बड़े भाई सुनील अधाना जी को बुलाया। उन्होंने कहा बेटा फैक्ट्री तो बंद हो गई है, लेकिन ये स्कूल के पीछे मेरे फादर का नाम है, ये बंद नहीं होना चाहिए। तो
तो तब बड़े भाई ने ओवरटेक किया। उन्होंने कहा कि स्कूल तो फैक्ट्री इनकम एक्सपेंस बियर आउट करती है, तो स्कूल कैसे चलेगा। तो स्कूल को कम कॉस्ट पे स्टार्ट किया। वो आज भी मिनिमम कॉस्ट पे स्कूल चलता है, जिसका नाम SRS सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। फिर बड़े भाई ने और उनसे छोटे भाई जो आज ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, उन्होंने मिलकर स्कूल चलाया। फिर एक स्कूल को क्योंकि दादाजी के साथ 3 और जो यहाँ पे स्वतंत्र सेनानी रहते हैं इसी गांव में, ऊंचा गांव में, उनको भी सम्मान देना था। वैसे तो टोटल 6 हैं, 2 अलग अलग जगह रहते हैं, लेकिन 4 तो यहीं रहते हैं। ये धरती फौजियों की दी हुई धरती है। तो उनको कलेक्टिव नाम देने के लिए बड़े भाई ने सैनिक नाम स्टार्ट किया सन 2000 में। तो दोनों ही अच्छे से स्कूल चला रहे थे, मेरी स्कूलिंग और इंजीनियरिंग चल रही थी। तो कहते हैं ना कि चीज़ें अपनी तरफ खींचती है आपको। तो घर में डिसीजन हुआ कि भाई हमें एकेडमिकली चीज़ें स्ट्रॉन्ग करनी है। तो बीइंग ए कंप्यूटर इंजीनियर, प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूट से मेरी इंजीनियरिंग है, MBA मैंने YMCA से भी की है, कुरुक्षेत्र से इंजीनियरिंग मैंने की हुई है। तो जरूरत महसूस हुई कि एकेडमिकली हमें आगे स्ट्रॉन्ग करना है अपना सिस्टम। तो तब मैंने स्कूल को एज ए डायरेक्टर ज्वाइन किया 2000 में, मई 2000 में मैंने स्कूल को ज्वाइन किया। तो तब हमने 2 ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग हमारे पास वेल एस्टेब्लिश हो गई थी कि अपने आप को पालती पलोसती एक समय के बाद 20 साल बाद एक संस्था, 2 संस्थाएं हमारी खड़ी हो गई। तो उसमें दोनों बड़े भाइयों का, फादर साहब का पूरा योगदान। ये बहुत अच्छी बात है कि दादा के नाम पर जो पिताजी ने स्कूल का नाम मेमोरियल रखा था, तो आपने उसका व्यवसायीकरण बहुत ज़्यादा नहीं किया आपने, और आप उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। और मैं देखता हूँ कि अगर कोई एक इंजीनियर अच्छी तरीके से इंजीनियरिंग अगर उसने की है तो चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से कैटर करना जानता है। एक इंजीनियर बदमाश भी आला दर्जे का होता है और ट्रेनर भी अच्छे दर्जे का होता है। कोई बदमाशी का बताओ ना, कोई कहानी जो बदमाशी कॉलेज के टाइम की। कॉलेज की नहीं कहूँगा, स्कूल की बचपनों वाली हो सकती हैं। जब हम खेला करते थे, उन्हीं जो हमारा SRS स्कूल है उनकी क्लासेस में आपस में खेला करते। एक इंसिडेंट मुझे याद है आज भी। हमारे साथ एक बच्चा पढ़ता था, एक हमारे पंडितों में से गांव से आता था। तो हम वो एक खिड़की से दूसरी खिड़की जंप कर जाते थे। आज के बच्चे सुनेंगे तो कहेंगे सर ऐसा करते थे। तो बचपन में हर किसी का होता है। तो उसका हाथ वो स्लिप हो गया, तो उसके हेड में फ्रैक्चर हो गया। तब से हमें थोड़ा लगा कि बदमाशी थोड़ी रुक जानी चाहिए। मतलब वहाँ से हमें थोड़ा मिला। लेकिन बदमाशी कहेंगे थोड़ा बहुत कर लेते हैं, लेकिन हमें ऐसा था जीवन में कि आपको थोड़ा डेडिकेटेडली, क्योंकि इंडियन आर्मी से हम थोड़ा कनेक्ट हैं, आर्म फोर्सेस हमारे ब्लड में है, तो डिसिप्लिन थोड़ा हमें पसंद है। तो ये लाइफ में मैंने हमेशा देखा है कि आप कहाँ खड़े हैं, कहाँ पर बैठे हैं, तो आपको मेंटेन करके रखना चाहिए। तो ये चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखते हुए बंद कमरे में बदमाशी तो कैमरे में भी नहीं खोलनी चाहिए। देखो है क्या कि भाई क्षत्रिय कास्ट से आते हैं, आपके दादा ने काम भी छात्र धर्म का किया, देश की रक्षा का किया, और अब राष्ट्र रक्षा का काम आप लोग कर रहे हैं शिक्षा देकर। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये वही आदमी कर सकता है जो डिसिप्लिन्ड हो। डिसिप्लिन की कितनी ज़रूरत है, खासकर बच्चों को तो सब कहते हैं। क्या आप पेरेंट्स को कोई राय दे सकते हैं कि भाई उनके जीवन में डिसिप्लिन कितना जरूरी है? देखो सर, मैं आपको एक चीज़, सभी जानते भी हैं इसे, मैं कुछ नया नहीं कह रहा हूँ। हम अक्सर ये सोचते हैं जो हम कह रहे हैं बच्चा वो करेगा। ये बहुत गलत धारणा है। बच्चा जो देख रहा है वो करेगा। और देख किसको रहा है? अपने एल्डर्स को, अपने रिलेटिव्स को, मदर फादर को, अपने टीचर्स को। मैं ये बात अपने टीचर्स को बोलता हूँ कि वट एवर यू आर सेइंग थ्रू योर माउथ इट इज़ इररिलेवेंट। आप अपनी बॉडी से क्या कर रहे हैं वो ज़्यादा रिलेवेंट है। बिल्कुल। तो आपको खुद आदर्श बनकर वो सब कुछ करना होगा। आप ये देखेंगे, आप अपने बच्चों कहीं सामने झूठ ना बोल रहे हो। आप कुछ, कई बार हम अनजाने, मैंने कई बार देखा होगा कि कोई घर पे मिलने आता है तो कुछ पेरेंट्स कहते हैं बोल तो नहीं है, तो आप क्या कहना चाहते हैं? झूठ बोलना जायज है। झूठ बोलना जायज है। तो ये डिसिप्लिन की पहली सीख है कि आप आगे, आपको जो अनुसरण कर रहे हैं, आपके जो बच्चे हैं, आप उनको क्या दिखा रहे हैं। फिर डिसिप्लिन के लिए मोटिवेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से कहते हैं कि स्ट्रिक्टनेस के साथ डिसिप्लिन होगी। स्ट्रिक्टनेस डिसिप्लिन को एक सेकंड फेज में कहेंगे। पहला स्टेप है मोटिवेशन। अगर आप उन्हें मोटिवेटेड करेंगे, उन्हें इसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे, तो बच्चा जरूर डिसिप्लिन रहेगा। अच्छा, अभी मैं देखता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा स्पिरिचुअली मोटिवेटेड हूँ, मूव ऑन। एक सवाल ये कह रहे हैं लोग कि देश में इतना मोटिवेटर आ गया है, क्या करोगे इतने मोटिवेशन का? बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी आपको
रिजिड नहीं बनाता एक सब्जेक्ट को लेकर, चाहे कितना अच्छा विषय हो आपका। अगर आप उसको बहुत ज़्यादा करते हैं तो एक तरफ तो कहा जा रहा है कि अधिकस्यम अधिकम फलम, दूसरी तरफ ये भी तो कहा जा रहा है कि किसी भी चीज़ की अधिकता उसकी वर्जना होनी चाहिए, रुकना चाहिए। इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, मोटिवेशन का हायर स्टेट क्या होता है ये तो कोई डिसाइड ही नहीं कर सकता है। मोटिवेटेड तो जितना मोटिवेटेड उतना अच्छा है। बस आप टाइम कंस्ट्रेंट रख सकते हैं उसको। आप दो तरह की चीजें इसमें, आप टाइम कंस्ट्रेंट रखें, टाइम का यूटिलाइजेशन इतना करें कि पूरा टाइम डिवोटेड ना हो, लेकिन मोटिवेटेड की जो रैंक है वो जितनी ज्यादा होगी उतना अच्छा। तो उसमें तो कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अधिकतम अधिकम फलम की तरफ। फुल्ली मोटिवेटेड पर्सन इज ऑलवेज बेटर फॉर सोसाइटी। अब लोग यहाँ उदाहरण दे देंगे, भाई चीनी जो है वो चाय में लिमिटेड डालनी चाहिए। आजकल लोग कहते हैं शुगर कम, शुगर कम। हाँ, तो समय कह दिया ना मैंने, उस कंस्ट्रेंट में समय कह दिया। आप मोटिवेशन के लिए समय इतना ना इस्तेमाल कर ले कि पूरा दिन ही इस्तेमाल करते जा रहे हैं, 24 घंटे 6 महीने लगते ही रहे। समय की बात को उससे कंस्ट्रेंट में रखना चाहिए, लेकिन क्वालिटी ऑफ मोटिवेशन हमेशा इंप्रूव करना चाहिए। समय की आपने बात करी, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो समय है हमारा, इसमें खेल कूद का, मनोरंजन का, उसका स्थान बच्चों के लिए कहाँ पर देखते हैं आप? इन कितना महत्वपूर्ण है? क्या उन्हें, क्योंकि खेलने से रोकते हैं माँ बाप। सबसे पहले क्या कहते हैं, बच्चा अगर खेल रहा है तो कहते हैं अरे रुक जा, पढ़ ले, पढ़ाई कर ले। हमेशा मैंने देखा है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, पड़ोसियों के साथ, रिलेटिव्स के साथ, बच्चों को जब माँ बाप परेशान हो तो बच्चों की खेल पर वार करते हैं। बहुत गलत, ऐसा नहीं करना चाहिए। खेल हमारे जीवन का इतना ही महत्वपूर्ण अंग है जितना ही पढ़ाई। अगर आप बच्चे को खेलने से रोक रहे हैं तो उसके डेवलपमेंट को रोक रहे हैं। तो पहली चीज़ है इसमें, अगर आप रोक रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो खेलेगा वो। फिर फ़ोन से खेलेगा, फ़ोन से, टीवी से खेलेगा। हाँ। तो आप क्यों ना फिजिकल फिटनेस वाले गेम्स को उसको प्रमोट कीजिए। आप अपना क्वालिटी टाइम बच्चों के साथ दीजिए। आप खेल के 2 पॉइंट्स हैं। एक, आप आज के टाइम में खेल करियर भी है, जो हमारे चेयरमैन सर ने दिखाया है। उनका करियर ग्राफ आप देखें तो 2018 में उन्होंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया और विद इन 11 मंथ्स उनके पास एशियन गेम्स का ब्रॉन्ज मेडल है, जिसके लिए गवर्नमेंट उनको 75 लाख कैसे बढ़ देती है। तो करियर आप 11 महीने 75 लाख कौन से करियर में कमा सकते हैं? ये करियर की बात की मैंने। अगर कोई करियर भी नहीं बनाना चाहता है तो हेल्थ सबसे बड़ा फैक्टर है। ठीक है ना, स्वच्छ शरीर में ही स्वच्छ मन का वास होता है जी। तो जो बच्चा शारीरिक रूप से सही होगा, जिसका बॉडी हेल्थ प्रॉपर होगा, उसको पढ़ने में कभी आलस नहीं आएगा। उसका बॉडी पोस्चर हमेशा प्रॉपर होगा और उसका अगर इंटरेस्ट स्पोर्ट्स में है तो पेरेंट्स को उसको मोटिवेशन की तरह लेना चाहिए कि उसको मोटिवेट करे कि बेटा पहले आप स्कूल की टास्क कंप्लीट कीजिए, आपकी इवनिंग की क्लास है, आप स्कूल से आप आए हैं, होमवर्क आपका 1 आवर का है, इसे फिनिश कीजिए। वी आर रेडी टू गो योर इवनिंग क्लास ऑफ योर इंटरेस्ट, जो भी आप स्पोर्ट्स की इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। दूसरे भी मैं इसमें सिर्फ स्पोर्ट्स तक सीमित नहीं रहूंगा। मेरे लिए ये विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स दोनों हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का पार्ट है। आप हर बच्चे को कुछ ना कुछ उसके इंटरेस्ट के लिए क्लासेस जरूर दिलाइए आफ्टर स्कूल, लेकिन उसे ऐसे मोटिवेट कीजिए कि इफ यू आर डूइंग योर होमवर्क रेगुलरली देन यू आर गोइंग टू इंटरेस्टेड क्लास ऑफ हॉबी, जो भी आपकी हॉबी है। तो बच्चा डेफिनेटली, आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो करके रेडी रखेगा और आपके कहेगा पापा नाउ वी आर रेडी टू गो टू अवर हॉबी क्लास। तो आप उसको ऐसे इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, बड़ा इस्तेमाल करने वाली बात आई। कितने बच्चे आप? मेरे खुद के 2 बच्चे, एक बिटिया है और एक बेटा है। स्कूल जाते हैं? दोनों स्कूल जाते हैं। आपके स्कूल जाते हैं? लास्ट ईयर तक अपने स्कूल में आते थे, अब थोड़े बड़े हो गए तो अब नहीं आते। रीजन क्या? मैंने ऐसा बहुत सारे स्कूल ओनर्स को देखा है कि अपने स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाते। वैसे ये एक पहली बार हमारे साथ हुआ है। हम तो सारी जनरेशन अपने स्कूल में पढ़े हैं। मेरे बड़े भाइयों के बच्चे मेरे स्कूल में, हमारे स्कूल में पढ़े। मैं खुद अपने स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ। जब तक 8 तक स्कूल था तो 8 तक मैं पढ़ा, उसके बाद था नहीं, तो मुझे 9 से 12 दूसरे स्कूलों से करनी पड़ी। आज इशू ये हुआ कि आज की जो जनरेशन है वो पेरेंट्स से जो ज़्यादा टच रहते हैं। एक बॉन्ड कनेक्ट हमारा ज़्यादा नज़दीकी है, फ्रेंडली है। हाँ, हमारी जनरेशंस, एक फादर से गैप था, बड़े भाई से गैप था, तो हम ऑफिस में नहीं जाया करते थे। हम स्कूल में बैठते, फादर साहब ऑफिस में बैठते थे तो हम कभी ऑफिस में नहीं जाया करते थे। अब मेरे बच्चे जब मैं था तो आए दिन ऑफिस में आ जाते थे क्लास से, मतलब उनको पता है फादर घर पे है, मतलब घर पे ना स्कूल में ही है, तो वो एनवायरनमेंट उन्हें मैं नहीं मिल पा रहा था। दूसरा, मैं चाहता था कि वो जो हमारी कंस्ट्रेंट्स हैं
उनसे बाहर जाके कुछ सीखे। क्योंकि देखो हर किसी का एक लिमिटेशन होती है, फीस स्ट्रक्चर के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की दूसरी चीज़ें भी है। अगर हम उन चीज़ों के कंस्ट्रेंट में रह के बच्चों को आउटर वर्ल्ड से रोकेंगे, क्योंकि हम वो कर सकते हैं, वो फैसिलिटी अफोर्ड करा सकते हैं, तो हर चीज़ का एक लेवल है। तो अगर हमारे पास वो अभी भगवान की दया से है तो दूसरी चीज़ हम पर अफोर्ड करा सकते हैं तो करना चाहिए। लेकिन इसमें दोनों बातें हैं, मतलब अफोर्डेबिलिटी भी आती है और मैं कहूँगा साथ के साथ हमें दूसरे बाहर क्या चल रहा है ये सीखने को मिलता है। हम बाहर क्या चल रहा है वो कैसे सीखेंगे? पहला मुद्दा तो ये था कि वो बच्चे डिसिप्लिन रहे, और दूसरा मुद्दा ये था कि वो अपने आप को और ज्यादा एक्सप्लोर करें। मेरे यहाँ मैं जो दे रहा हूँ वो तो मैं उन्हें वैसे भी दे दूंगा, क्योंकि रहना तो मेरे साथ ही है, उस स्कूल में तो 6-7 घंटे रहता है। तो जब आप एक बात बताओ कि एक स्कूल को पति पत्नी मिलकर चला रहे हैं, ऐसा भी होता होगा कोई स्टाफ आपके बहुत नज़दीक हो, कोई स्टाफ हो सकता है मैडम के बहुत नज़दीक हो, मैडम से कह के उसने एडवांटेज ले लिया, कभी कभी बुरा भी लगता होगा, ऐसी घटना आती होगी? ऐसी घटनाएं जीवन का पार्ट है, लेकिन हम हस्बैंड वाइफ का इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन है, हम दोनों की चेयर एक साथ लगी हुई है। आप देखेंगे ऑफिस में तो किसी को बात करनी है तो दोनों से ही करनी पड़ेगी, छुपके नहीं हो सकती। एक अच्छा सिस्टम है कि हमारा हिरार्की बहुत अच्छा है स्कूल में। हमने जो हिरार्की बनाया हुआ है कि ऑफिस स्टाफ उनको रिपोर्ट करता है, एडमिन स्टाफ एकेडमिक स्टाफ मुझे रिपोर्ट करता है। वो स्कूल में हमारे स्कूल में 3 चीज़ें चलती है मुख्य रूप से, शिक्षा, संस्कार और खेल। बीइंग एकेडमिशियन मैं एजुकेशन देखता हूँ। वो एक आर्य समाज से बिलोंग करती हैं, उनका एक जीवन जो पद्धति संसार में जो और सांसारिक जो जीवन है, बच्चों को क्या क्या संस्कार देना चाहिए, सांस्कृतिक जीवन को वो जीती हैं। हाँ, बच्चों को हम योग कराते हैं, बच्चों का हवन यज्ञ कराते हैं, तो वो देखती है, उनका एक डोमेन वो है। बड़े भाई का स्पोर्ट्स का है तो वो स्पोर्ट्स देखते हैं। तो ऐसे तीनों पिलर को हम अलग अलग तीनों दोनों भाई और हमारी जो मेरी वाइफ है हम देखते हैं एक साथ, तो ऐसे स्कूल चल रहा है। अच्छा, स्कूल में जैसे आपने पति पत्नी ने, भाई ने अपने डोमेन्स बांट लिए, क्या ऐसे डोमेन्स परिवारों में नहीं बांटे जा सकते और वहाँ पर जो होने वाली कलह है उसको रोका नहीं जा सकता? हाँ, बिल्कुल रोका जा सकता है। आजकल आप देख भी रहेंगे कुटुंब प्रबोधन एक विषय है जो अच्छी संस्थाएं चला रही है, तो उसमें यही हम कराते भी हैं। हमारा एक मैम के माध्यम से ही, रेणु आर्य जी के माध्यम से ही कुटुंब प्रबोधन का एक विषय चलता है, जिसमें हम ऑनलाइन मोड से ऑफलाइन मोड से कराते हैं परिवारों को कि कैसे एक बड़ा परिवार पहले चलता था। तो पहले बड़े परिवार ऐसे चलता था, तो एक आपके जो मेन मुखिया है, मुखिया ने सबको अलग अलग जिम्मेदारी दी होती है, वो उसी तरह चलाते थे। आज सबकी अपनी अपनी अपेक्षाएं हैं तो वो अलग अलग टकराती है, तो उसको समझाने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन हो सकता है अगर जीवन में हम ऐसे आप बांट लें तो एक अच्छा परिवार चलेगा। आज जो हमें अपने परिवार में तो हमने यही देखने को मिला है। पीछे कहते हैं कि एक आदमी कमाता था, 10 बैठ के खाते थे, अभी 10 के 10 कमा रहे हैं, फिर भी कम पड़ता है। कम पड़ता है। क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा खर्चे बढ़ गए हैं, मैं ये कहूँगा इच्छाएं बढ़ गई। आज हमारे पास जिस सेगमेंट की कोई भी रिसोर्स होगा, चाहे उसे गाड़ी समझ लीजिए, घर समझ लीजिए, हम उससे ऊपर वाले को देखते हैं, वही हमारा बच्चा देखता है। हम ये भूल जाते हैं कि हमसे नीचे कितने हैं। अगर इंसान अपने से नीचे वाले को देखता रहे और उसको अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए समझ ले कि मेरे से नीचे ऐसे भगवान ने ऐसे बहुत है जिनको भगवान को और कुछ दे, तो मुझे तो उनसे अच्छा दे रखा, तो उसको एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन हो, तो वो खर्चे अपने आप ही कम हो जाएंगे। अब जैसे देने की बात चली है आपने, मैं बहुत ईमानदारी से कहता हूँ, जब हमारे समय में, जब हम स्कूलिंग में थे, तो 60-70% नंबर आना बहुत बड़ी बात होती है, माना जाता था, कोई चीज़ थी। अभी बच्चे अबव ऑफ 90 लाते हैं, सेटिस्फाई नहीं है। सेटिस्फाई भी कहाँ से हो, आगे एडमिशन नहीं मिलते उनको। मुझे आप एक बात बताओ एज ए एकेडमिशियन की, ये नंबर्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं कि जीवन के लक्ष्य और उनको प्राप्त करने के जो अच्छे तरीके हैं उन्हें अपनाए जाए, वो तरीके ज़्यादा अच्छे हैं? मार्क्स तो कोई रिलेवेंट अब रहे ही नहीं सर। अब तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम सब में हो गए, CUT वगैरह सभी जगह हो जाएंगे धीरे धीरे। कहीं भी रहता होगा थोड़ा बहुत तो वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब जो भी पढ़कर आए आपको दोबारा प्रूव करना। मैंने बच्चों से एक चीज़ कहता हूँ, मैं अक्सर बच्चों के जो मार्क्स हैं उनके लिए एक चीज़ कहता हूँ कि आप अपने पेरेंट्स से, हमसे पूछिए कि हमारे 9th और 11th में कितने मार्क्स थे, हमें याद है क्या? 10th और 12th के भी नहीं याद है। वो इसलिए क्योंकि वो प्रिंटेड है, कहीं ना कहीं यूज़ करने पड़ जाते हैं, कहीं लिखने पड़ जाते हैं। वो जो इंटरव्यू ज़्यादा देते हैं उनको इसलिए याद हो जाते हैं। मुझे तो याद भी नहीं हो रहे अब, क्योंकि मैंने पिछले 15 साल से कोई इंटरव्यू नहीं दिया अपनी जॉब के लिए। तो
मार्क्स तो सिर्फ एक रास्ता है कहीं आगे बढ़ के बस फिल्टर आउट करने का। मैं जब बच्चों को पढ़ने के लिए बोलता हूँ कि आप अपनी जो भी टेक्स्ट बुक है उसके फ्रंट पेज से आखिरी पेज तक पढ़िए। मैं आपको बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। हमारे इंजीनियरिंग में 4 यूनिट होती थी, उसमें 2 अपर लाइन होते, 2 एक यूनिट में एक स्पेस के बाद एक पैराग्राफ अलग अलग होता है। तो 4 यूनिट से 8 क्वेश्चन आते थे और 5 अटेम्प्ट करने होते, 20-20 मार्क्स के। तो मेरे इंजीनियरिंग में बहुत से बच्चे जो 3 क्वेश्चन उनको जो सिलेबस था उसे स्किप करके था, क्योंकि 5 ही तो अटेम्प्ट करने हैं। मैं और मेरे कुछ चुनिंदा दोस्त हम पूरा सिलेबस लर्न करके जाते थे, क्योंकि हमें मार्क्स नहीं चाहिए था, हमें सीखना था, उसमें सीखना था। तो उसमें से बहुत चीज़ें हमने ऐसे सीखी जो आज बड़े काम आ रही है। मेरे इंजीनियरिंग का मेरा एस्पेक्ट जुड़े बच्चों के साथ मैं शेयर करता हूँ, तो आज वही मुझे हेल्प कर रहा है। तो हमें सीखने के लिए पढ़ना चाहिए, ना कि मार्क्स लाने के लिए। अच्छा, एक पर्सनल क्वेश्चन आ रहा है। मैं बहुत सारे स्कूल्स में जाता हूँ, बहुत सारे लोग अपने अपने ड्रेस सेंस देखते हैं। ये टाई लगाना आपको बहुत पसंद है? बहुत पसंद है, स्टार्टिंग से पसंद है। मतलब मैं स्कूल में जब उन चुनिंदा बच्चों में से था, जब सुबह, क्योंकि देखो हमारे उस समय ना हो सकता है आज सबको ये वेस्टर्नाइजेशन लगता हो, पर मैं कपड़ों को वेस्टर्नाइजेशन से नहीं तोलता हूँ। मैं स्कूल में जाता था तो मेरी टाई जिस प्रॉपर पोजीशन पे थी, घर आके वहीं उतारता था। बहुत से बच्चे उसको नोट को नीचे करके डाउन करके घूमते हम भी करते थे। हाँ, तो मैंने ऐसा कभी नहीं किया। और मुझे ऐसा लगता था कि आपको जो ड्रेस मिली है उसका सम्मान करें, उसके साथ। तो वो स्कूल लाइफ में टाई पहनते पहनते कॉलेज में काफ़ी मिस किया, तो आज मौका मिलता है तो ऑफिस में आता हूँ तो डेली पहन के। मैं ईमानदारी से इस अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि आप इसका मतलब डिसिप्लिन है और डिसिप्लिन को पसंद बहुत करता है। दादाजी की आत्मा निश्चित तौर पर खुश होगी इस बात को देख के। देख, मैं आशा करते हैं वो आप जहाँ भी होंगे हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। अभी मैंने देखा कि आपके जो ये सैनिक पब्लिक स्कूल है मल्टी ब्रांचेस में चेंज हो रहा है। 4 स्कूल हो गए सर? हाँ, 4 स्कूल हो गए। एक हमारा अटाली ब्रांच है जिसमें अभी स्टार्ट किया है, एक हमारा पलवल में स्कूल है। तो हम चाहते हैं कि रूरल एरिया में क्वालिटी एजुकेशन पहुंचे और अफोर्डेबल भी हो। अफोर्डेबल हो। 2 पॉइंट्स हैं। जो बच्चे गांव के हैं वो ट्रैवल, क्योंकि हमारी जब इस ब्रांच की बसेस 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर से भी आती थी पहले, वहाँ पे स्कूल्स उस क्वालिटी के शायद नहीं रहे होंगे, या फिर उनको अप्रोचेबिलिटी यहाँ आकर अच्छा पसंद लगता होगा, जो भी वजह होगा। तो हमें फील होता है कि बच्चा 1-1.5 घंटे, आज भी मैं अपने ट्रांसपोर्ट इंचार्ज को स्पेशल इंस्ट्रक्शन देता हूँ कि कोई भी बच्चा 40-45 मिनट से ज़्यादा बस में ना रहे। पहले 1.5 घंटे बच्चे ट्रैवल करके आते थे, तो हमें फील हुआ कि थोड़ा रूरल में भी जाना चाहिए। तो जब कभी एक हमारा इंस्टीट्यूट, जब हमारा SRS वेल स्टेब्लिश्ड हुआ, तो हमने सैनिक स्टार्ट किया, इस ब्रांच को स्टार्ट किया सेक्टर 63 में। जब ये स्टेब्लिश्ड हुआ तो हमने दूसरा ब्रांच, तीसरा स्टार्ट किया, फिर तीसरा स्टेब्लिश्ड हुआ, चौथा ब्रांच। हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पैसा घर नहीं लेके जाते। हमारे दूसरे बिजनेसेस हैं, भगवान की दुआ से भगवान ने दिया है। हमारा सोल पर्पस ये है कि बच्चों की फीस स्कूल में लगे, वही एक ऑर्गेनाइजेशन कहती भी है, डिपार्टमेंटल वाइज भी कहता है। उसी से आगे और ऑर्गेनाइजेशन आगे मिल जाए, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिलती जाए। तो शिक्षा से कमाया हुआ पैसा शिक्षा में ही लगता रहे, तो ये यही हमारा उद्देश्य है। मैं तो ये कह सकता हूँ कि बड़ा पायस आपका ये आइडिया है, और भविष्य की भी कोई योजना, कोई 5वां नंबर भी आ सकता है? कोई 5वां नंबर हम स्पोर्ट्स पे जाना चाहते हैं। स्पोर्ट्स में जैसे ही भाई अपने हमारे जो भी ओलंपिक की ट्राई कर रहे हैं, जैसे ही हम वो कोचिंग में आएंगे, तो हमारा मकसद है कि हम बच्चों को स्पोर्ट्स कोचिंग के लिए एक स्पोर्ट्स स्कूल खोलें, जिसमें स्कूलिंग के साथ, क्योंकि बड़ा गैप है अभी ना, आप जब भी कोचिंग के लिए जाते हैं तो बच्चों को छुट्टी करनी पड़ती है स्कूल से, तो उनकी एकेडमिक जो प्रिपरेशन है वो छूट जाती है। हम चाहते हैं कि बच्चा एकेडमिकली भी वहीं पे पढ़े और स्पोर्ट्स की कोचिंग वहीं पे ले, उसकी एक प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो उसमें मल्टी स्पोर्ट्स होगा। मल्टी स्पोर्ट्स शूटिंग तो मेन फोकस होगा। शूटिंग के साथ अभी हमारे जो बच्चे नेशनल में योगा में खेल रहे हैं, और आर्चरी में, वॉलीबॉल में, नेटबॉल में और बॉक्सिंग में, ये तो हम अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज से इस ऑर्गेनाइजेशन से ही कर रहे हैं। लेकिन अभी हमें एक बड़ा कैंपस हम ले पाएंगे और फ्यूचर में ऐसा कर पाए, तो हम डेफिनेटली डिफरेंट स्पोर्ट में पाएंगे। सबसे बड़ी खबर इस इंटरव्यू के आखिरी पैरे में मिली है। सैनिक पब्लिक स्कूल जो 4 ब्रांच में फैल चुका है, 5वीं ब्रांच भगवान करे कि वो एक स्पोर्ट्स स्कूल होगा, जो अपने आप में अद्वितीय प्लानिंग है। कितना वो कर पाएंगे, इनकी जिजीविसा, इनका अपना परिश्रम उसमें लगेगा, उसके आधार पर
उसका मूर्त रूप सामने आएगा। लेकिन निश्चित तौर पर यदि ऐसा होता है तो पढ़ाई और खेल दोनों के बीच का द्वंद्व कुछ कम होने में ये मदद कर पाएंगे। आपको कैसी लगी ये प्रस्तुति जरूर बताइएगा। मैं हूं शकुन रघुवंशी, आप देख रहे थे व्हाइट प्रिंट। सर, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपको बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आज सैनिक पब्लिक स्कूल के प्रांगण में आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी व्यूअर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद।